So welcome everyone, this is Milan Mukherjee and today we are starting some topics on class 12 and the name of the topics are area vector, electric field and Gauss theorem. आज की इस वीडियो में हम मेन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसेप्ट समझेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है और कैसे गॉस थ्योरम में इसका यूज है। ये गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से रिलेटेड है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना है तो सबसे पहले हमको एरिया वेक्टर पे ध्यान देना होगा। तो अब चलते हैं अपन सबसे पहले कि एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर को समझते हैं। देखिए एरिया किसी भी सरफेस का एरिया आप लोगों ने समझा, लेकिन मैं आपको बताऊं किसी भी एरिया का जो सरफेस है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी which has magnitude as well as direction। मतलब जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे डेल्टा एस कोई एरिया समझा हुआ है तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ साथ क्या होगा, एक वेक्टर भी होगा। वेक्टर का मतलब एक डायरेक्शन भी होगा। तो अब चलिए समझते हैं, तो इस हमारी पूरी दुनिया में एरिया कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एरिया को दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, एक मैं बोल रहा हूँ ओपन एरिया और एक मैं बोल रहा हूँ क्लोज एरिया, या मैं एक को बोलता हूँ 2D दुनिया का एरिया और एक को बोलता हूँ मैं 3D दुनिया का एरिया। अब 2D दुनिया का एरिया कैसा होगा, तो जैसे मैं इस तरीके से बात करता हूँ, मैंने बोला कि 2D दुनिया के एरिया की बात कर रहा हूँ। 2D दुनिया के एरिया कैसा होगा, जैसे मेरे पे प्लेन सिंपल एक प्लेन शीट हो जाएगी, या मैं बोल सकता हूँ कि कोई कर्वी एरिया शीट हो जाएगी मेरे पास। अब इस टाइप की चीजें होती हैं, ये सब चीजें मेरी क्या कहलाएगी, 2D दुनिया के अंदर, इसको मैं ओपन एरिया बोलूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ओपन एरिया बोल रहा हूं। तो इस टाइप के जो मेरे जितने भी एरिया होते हैं, जितने भी सरफेस होते हैं, इसको मैं अभी बोल रहा हूं कि ये मेरे 2D सरफेसेस हैं और ये मेरे ओपन सरफेस। ओपन का मतलब ये खुला हुआ है, जहां पे जाके क्लोज नहीं हो रहा। जैसे आपको ये सिलेंडर का एक बाहरी आउटर सरफेस ले रहा हूं, उसको मैं आधा दिखा रहा हूं। अगर ये पूरा का पूरा क्लोज हो जाता, पूरा का पूरा कवर हो जाता, तब मैं क्या बोलता कि ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, तब ये मेरे पास क्लोज एरिया हो जाएगा। लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूं कि सब के सब कैसा है, मेरे पास ये मेरा ओपन एरिया है। अगर ये ओपन एरिया है तो इसका मैं एरिया वेक्टर समझूं। तो अब जैसे मैंने सपोज है कि मेरे पास मैंने एक स्क्वायर जैसा कुछ ले लिया है, ये मैं इधर रेक्टेंगुलर ले लेता हूं, तो इसका जो मेरा एरिया बनेगा उसका डायरेक्शन कैसा बनेगा, उसका डायरेक्शन रिलेशन कैसा बनेगा, आउटवर्ड नॉर्मल बनेगा। कैसा बनेगा मेरे पास, आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसा, मतलब देखो ये जो मेरा सरफेस है, आप जानते हो कोई भी सरफेस 2 एक्सिस को यूज करके बना होता है। अब जब 2 एक्सिस को यूज किया तो उसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये मेरा मैं इसको बोलता हूं x एक्सिस, यहां पर जाएगा मेरे पास y एक्सिस और यहां पर जाएगा मेरे पास z एक्सिस। तो देखिए मैं देख रहा हूं कि ये जो लेंथ जा रही है, ये अराउंड कहां जा रही है, y एक्सिस, और ये जो लेंथ जा रही है, ये कहां जा रही है, अराउंड z एक्सिस। तो अब जो मेरा इसका डायरेक्शन बनेगा, ना वो y डायरेक्शन में बनेगा ना वो z डायरेक्शन में बनेगा, किस डायरेक्शन बनेगा, वो अल्टीमेटली मेरा x डायरेक्शन में बनेगा। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, आउटवर्ड नॉर्मल कह रहा हूं। अब यहां पे एक बात और आती है, मैं बोल रहा है 2D एरिया है या ओपन एरिया है, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल तो दोनों डायरेक्शन में बन सकता है, एक इस डायरेक्शन में भी बन सकता है और दूसरा मेरा इस डायरेक्शन में भी बन सकता है। तो यहाँ पे आउटवर्ड और इनवर्ड में किस तरीके से बात करूंगा, तो आउटवर्ड में बात इस तरीके से कर रहा हूं कि जैसे मान लो यहाँ पे पानी बह रहा है, वाटर का फ्लो है, तो जो वाटर का फ्लो है जब मैं उसके बीच में एरिया डालूंगा, लेट अस सपोज दैट ये मेरा फ्लो ऑफ वाटर चल रहा है, ये मेरा क्या है, फ्लो ऑफ वाटर है। तो जब मैं फ्लो ऑफ वाटर में जाऊंगा तो ये वाला कहलाएगा मेरा आउटवर्ड नॉर्मल, और ये कैसा नॉर्मल है, ये मेरा इनवर्ड नॉर्मल है। तो हम क्या करते हैं, इनवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन को नहीं कंसीडर करते हैं, किस डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि जो भी मेरा एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन के एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, या आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में भी बोल सकता हूं। अब मैं चलता हूं 3D दुनिया के एरिया में। 3D दुनिया के एरिया कैसा होगा, जैसे इस तरीके से बोल सकता हूं मैं 3D सरफेसेस के लिए। 3D सरफेस कैसे, जैसे मेरे पास स्फीयर, तो स्फीयर को बात कर लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास क्यूब, तो क्यूब कैसा होगा, ये मेरा क्यूब होगा, ठीक, ये मेरा क्यूब हो गया। अब क्यूब के हर सरफेस के लिए मेरा डायरेक्शन अलग हो जाएगा, क्यूब के हर सरफेस का एरिया वेक्टर मेरा अलग हो जाएगा। लेट अस सपोज दैट कि ये वाला सरफेस ले रहा हूं, कौन सा, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस तो क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से बन जाएगा। ये वाला सरफेस
सरफेस लूंगा तो इसका एरिया वेक्टर कैसे बन जाएगा, इधर की तरफ बन जाएगा। जब ये वाला सरफेस लूंगा तो एरिया वेक्टर किधर जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ, ना कि अंदर की तरफ। अभी 3D सरफेस है, 3D सरफेस में अंदर भी बनेगा और बाहर, एक इनसाइड वॉल्यूम होगा और आउटसाइड वॉल्यूम होगा। उसका डायरेक्शन जो होगा वो आउटसाइड जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। अब ऊपर वाला का तो कैसे बन जाएगा, ऊपर वाला मेरा इस तरीके से बन जाएगा। इसके पीछे वाला दूंगा तो पीछे के डायरेक्शन बोर्ड के अंदर की तरफ, और ये जो है कैसे हो जाएगा, बाहर की तरफ। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे 6 डायरेक्शन बन जा रहा है। अगर मुझे इसकी किसी भी सरफेस में इस वाले सरफेस के इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो क्या होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरीके से निकालेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है मेरा, ये 3D सरफेस है मेरे पास, और 3D सरफेस में भी कैसे होगा, ये हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। या इसी तरीके से मैं स्फीयर को कंसीडर करता हूं, स्फीयर कैसा है, बॉल जैसी चीज है, ग्लोब जैसी चीज है, ग्लोब जैसी चीज है तो मैंने क्या बोला, ये मेरा ग्लोब जैसी चीज हो गई, ठीक। अब इसके हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे इसका एरिया वेक्टर अलग अलग बनेगा, और वो कैसा होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल कैसा, हमेशा रेडियस के ही डायरेक्शन में होगा। जैसे लेट अस सपोज दैट ये मैं बोल रहा हूं ये मेरा रेडियस का डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैं रेडियस को मेजर कर रहा हूं। अब इस पॉइंट पे मुझे एरिया वेक्टर चाहिए तो ये बनेगा। अगर मैंने बोला कि इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर चाहिए तो ये बनेगा, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर चाहिए तो ये बनेगा, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर चाहिए तो ये बनेगा। मतलब किसी भी पॉइंट पे इसका एरिया वेक्टर बनेगा, और वो क्या होगा, हमेशा सरफेस के नॉर्मल ही होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। अब ये जो बॉडी है मेरे पास, एक कर्व बॉडी है, मतलब इसका जो सरफेस है वो एक लीनियर फॉर्म में नहीं है, कर्व के फॉर्म में है। कर्व के फॉर्म में तो ऑब्जेक्ट कोई भी कर्वीलिनियर या कर्व जैसा सरफेस होता है उसका हम परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस टेंजेंट के हमेशा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करता है, मतलब किसी भी जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ही शो करता है। तो इस तरीके से जो मेरा एरिया वेक्टर है किसी स्फीयर के लिए, तो हमेशा कैसा बनेगा, हमेशा बनेगा मेरे पास आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब आउटवर्ड नॉर्मल तो आप लोग समझ जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग केसेस में आउटवर्ड नॉर्मल किस तरीके से होगा वो हल्का सा इमेजिनेशन वाला पार्ट है। ये तो मेरे पास बड़ा इजी है, मेरे पास पूरी दुनिया का एरिया है, तो मैं क्या कर दिया, फ्लो के बाहर की तरफ जो फ्लो है उसके आउटवर्ड नॉर्मल जा रहा है। स्क्वायर में रेक्टेंगल में बहुत इजी है, सीधी सरफेस उठा लो, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो बना दो, ये क्या बन गया मेरे पास, ए बन गया। वो स्फीयर है, स्फीयर में भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट है उसमें परपेंडिकुलर, तो पॉइंट का परपेंडिकुलर नहीं समझ में आता तो उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो अल्टीमेटली इस तरीके से क्या करते हैं हम पढ़ रहे हैं एरिया वेक्टर, जो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब अपन थोड़ा आगे चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसका यूज किस तरीके से, क्योंकि एरिया वेक्टर का कांसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कांसेप्ट को आप नहीं समझ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं अपन अपने अगले टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या समझते हैं, तो देखिए बोर्ड पे डेफिनेशन लिखिए, शॉर्ट में डेफिनेशन लिखिए, इट इज द टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। अब यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, लाइन ऑफ फोर्सेस हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दूसरा नाम है लाइन ऑफ फोर्सेस। लाइन ऑफ फोर्सेस बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोले, सबकी सब एक ही चीज है। और यहाँ पे एक चीज और लिख रहा हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड द एरिया वेक्टर। तो चलिए अभी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इस पे बात नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज क्या है फिजिक्स में, उस पे बात करते हैं। तो देखिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से डील करते हैं। मैंने बोला कोई चार्ज पार्टिकल है मेरा, वो क्या कर रहा है, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडिएट कर रहा है। जब वो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट हो रहा है तो सभी जगह पे हो रहा है, पूरा 360 डिग्री या मैंने बोला 2 पाई रेडियन पे पूरी जगह पे, वो आपका हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी हर जगह रेडिएट हो रही है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे कंडक्टर को टच कहां कर रही है, जब वो टच कर रही है तो कितने एरिया को टच कर रही है, जब वो टच कर रही है तब वहां पे मेरा कुछ ना कुछ काम वहां पे स्टार्ट होता है। तो अभी हम एक चीज देखते हैं क्या, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है और वो कितने एरिया को टच कर रही है। तो यहाँ पे मेरे पास दो चीजें बनती है, एक बनती है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा बनता है मेरे पास एरिया। तो एरिया को यहाँ पे मैं डेल्टा एस लिखता हूं, ठीक। तो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला कांसेप्ट है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं फाई ई से डिनोट करता हूँ, और फाई ई क्या होता है मेरे पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई इनटू द डेल्टा एस।
ये दोनों के दोनों कैसा है, मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और एक बात और मुझे समझना है कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है डॉट प्रोडक्ट के साथ, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा, मैंने बोला कि मेरे पास लेट अस सपोज दैट कोई एरिया है, मैंने बोला ये एरिया है मेरे पास, इस एरिया में ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, इस एरिया में ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है। ठीक, तो अब मेरे को ये पता करना है कि टोटल कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन इस एरिया को टच कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करता हूं मैं, इसके लिए मैं यहाँ पे पर यूनिट एरिया ले लेता हूं, एक यूनिट एरिया कंसीडर कर लेता हूं और यूनिट एरिया में जितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब पर यूनिट एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है वो मेरी कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसको मैं किससे दिखाता हूं, उसको मैं E से दिखाता हूं। तो अगर मेरे को पूरे एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए, इस पूरे एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो क्या करूंगा, इस E को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ds से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे क्या मिल जाएगा, इस पूरे एरिया में कितनी फील्ड लाइन गुजर रही है, और उसी को मैं क्या बोलता हूं, उसी को बोलता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे एक कांसेप्ट समझते हैं कि यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट का फंडा क्यों होता है। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज ध्यान देना है कि दोनों के दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे मेरे को सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में आने वाली फील्ड लाइन से ही मतलब है, बाकी कोई भी और दूसरे डायरेक्शन में जाने वाली फील्ड लाइन से मतलब नहीं है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये सरफेस है, ठीक, तो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फील्ड लाइन को आना चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आती तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसको हम स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारा कैसा लिखाता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको किस तरीके से लिखते हैं, E into का डेल्टा S into का cos ऑफ थीटा। अब ये cos ऑफ थीटा हम जानते हैं कि हमारा डॉट प्रोडक्ट का जब भी हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, cos ऑफ थीटा आता है। इस cos ऑफ थीटा को जरा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि cos ऑफ थीटा ही क्यों आता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई एक एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर मेरा इस तरीके से, जो कि हम बहुत पहले समझ चुके हैं। अब मैं बोलता हूं यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, लेट अस सपोज तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, लेकिन मैं क्या दिखा रहा हूं, सिर्फ इसको एक वेक्टर से दिखा रहा हूं। ये क्या है मेरा, ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है मेरे पास एरिया। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा तो कैसे निकाल सकता हूं मैं, E into का डेल्टा S into cos थीटा। तो क्या बोल दूंगा, E into का डेल्टा S into का cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा मैं देख रहा हूँ यही डायरेक्शन मेरा एरिया का है और यही डायरेक्शन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मतलब थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये कैसा बन जाएगा मेरे पास, E into का डेल्टा S cos ऑफ 0, और cos ऑफ 0 कितना होता है, cos ऑफ 0 होता है 1। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा मेरा वो कैसा बनेगा मेरे पास, E into का डेल्टा S और cos ऑफ 0 को मैं 1 लिख दूंगा, जो कि मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। ठीक, आई बात समझ में। तो यहाँ पर एक बात समझ आ रहा है कि मेरा मैक्सिमम फ्लक्स कैसे बन रहा है, जब दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में हो और इसका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा मेरे पास, 0 डिग्री। चलिए अब मैं मान लेता हूं कि इस बार मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो अलोंग द एरिया वेक्टर ना आके कुछ ना कुछ एंगल के साथ आ रही है, कुछ ना कुछ एंगल के साथ आ रही है। मतलब कैसा, मैं इसको ऐसा मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस बार कैसा है, ऐसा। मतलब इसको मैं आगे की तरफ बनाता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनता है। अब एंगल क्या है मेरे पास, थीटा है। थीटा का मतलब मैं मान लेता हूं कुछ भी है, 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी है। अब कुछ भी है कि जरा इसको फिर से ध्यान दें। तो अब मैं जानता हूं कि मेरे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैं उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूं। मैं काम करता हूं, उसको दो कंपोनेंट ब्रेक करता हूं। एक कंपोनेंट मेरा अलोंग द एरिया वेक्टर और एक कंपोनेंट मेरा परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। ठीक, तो अब अगर ये E होगा तो ये क्या बनेगा मेरे पास, E ऑफ cos थीटा बन जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, क्योंकि ये थीटा है मेरे पास, ये मेरे पास एंगल थीटा है, तो ये थीटा, ये क्या बन गया, E ऑफ cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, E ऑफ sin थीटा। मतलब मेरे पास जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसको मैंने दो डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया, एक अलोंग द एरिया वेक्टर, एक परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। मैं ग्राफिकली यहां देख सकता हूं कि ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कभी भी इस एरिया को टच नहीं करेगा, वो इसके पैरेलली गुजर जाएगा, बिना टच किए गुजर जाएगा। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो कभी यूज ही नहीं होगा। तो कौन सा कंपोनेंट यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट यूज होगा, और ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, E cos थीटा। अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट कर रहा हूं। तो कैसा बनेगा मेरे पास, E into का cos ऑफ थीटा, और फिर यहां पे क्या बन जाएगा मेरे पास डेल्टा S।
तो अल्टीमेटली क्या आ गया मेरे पास, अल्टीमेटली आ गया E इनटू का डेल्टा S cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे cos ऑफ थीटा का ये रोल है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा cos थीटा का सिग्निफिकेशन बताते हैं, इसलिए हमारे पास ये क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। मतलब जब मैं इंक्लिनेशन से कह रहा हूं तो इसके दो कंपोनेंट बन जा रहे हैं, सरफेस का नॉर्मल ये कहलाएगा, इसी चीज को मैं अलोंग द एरिया वेक्टर भी बोल रहा हूं और नॉर्मल टू द सरफेस भी बोल रहा हूं। तो नॉर्मल टू द सरफेस में क्या आएगा, E cos थीटा। इसलिए हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कांसेप्ट है वो क्या कहलाता है, वेक्टर E और एरिया का डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहां भी हमने डिटेल में समझा कि ये क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए अलग अलग कंडीशंस में समझते हैं, अलग अलग कंडीशंस कैसा। अभी हमने एक कंडीशन समझा, क्या, जब हमने बोला कि जब मेरा थीटा 0 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा मैक्सिमम होगा। चलो अब मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री मतलब कैसा, सबसे पहले मैं एरिया वेक्टर को समझूं, एरिया वेक्टर कैसे जाएगा मेरा, ये जा रहा है वेक्टर। अब मेरे को इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब कैसा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा बनेगा, ऐसा, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर की तरफ और ये मेरा एरिया का डायरेक्शन कहां जा रहा है, इधर की तरफ। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है मेरे पास 90 डिग्री का। तो कैसा बनेगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E इनटू का डेल्टा S और फिर क्या बन जाएगा मेरे पास cos ऑफ 90। तो cos ऑफ 90 हम सभी जानते हैं कितना होता है, cos ऑफ 90 होता है मेरे पास 0। इसका मतलब क्या बन जाएगा, E इनटू का डेल्टा S इनटू का 0। तो अल्टीमेटली मेरा फ्लक्स कितना बनेगा, फ्लक्स मेरा बनेगा 0। अब फ्लक्स 0 क्यों, सिंपली दिख रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक भी कंपोनेंट इस एरिया को टच नहीं कर रहा है। जब टच नहीं कर रहा है तो क्या बनेगा, फ्लक्स मेरा 0 बनेगा। इसका मतलब ये बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, वो कितने एरिया को टच कर रही है उसके लिए मुझे एक टर्म चाहिए, और वो टर्म क्या कहलाएगा, वो टर्म कहलाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़ा एक और कांसेप्ट हमारे पास, उसको हम बोल रहे हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करने के लिए एक नया मेथड देता है। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करने के लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का r²। मतलब जितनी बार भी मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का मुझे यूज करना पड़ेगा, इसमें एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरे को फ्लक्स मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ मुझे डील करना पड़ेगा। कैसे, जैसे मेरे को यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ डील करना पड़ेगा, Q के साथ डील करना पड़ेगा, r² के साथ डील करना पड़ेगा, एरिया, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। लेकिन अगर हम गॉस थ्योरम को पढ़ लेते हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए हमें बहुत ही छोटे से मेथड में आंसर आ जाता है। ये बहुत ही छोटे से मेथड में हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन गॉस थ्योरम की तरफ। तो चलिए अब अपन चलते हैं गॉस थ्योरम पे। तो गॉस थ्योरम को समझते हैं कि गॉस थ्योरम क्या है। तो बोर्ड पे हम डेफिनेशन पे जाते हैं। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is 1/epsilon times the net charge enclosed by the closed surface। मतलब सीधी सी बात है कि किसकी बात कर रहा है, ये क्लोज सरफेस की बात कर रहा है। तो चलो मान लेते हैं कि क्लोज सरफेस क्या है, मैं एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करता हूं कि मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके क्या बोल रहा है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड मतलब क्लोज सरफेस के अंदर एक कोई चार्ज है, तो मैं मानता हूं इस नेट चार्ज के अंदर एनक्लोज्ड क्या है, इसको क्यू मानूंगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि the net electric flux through a closed surface is 1/epsilon times the net charge enclosed by the closed surface। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास क्लोज सरफेस है और यहाँ पे अंदर में कोई चार्ज भरा हुआ है और ये चार्ज कितना है, Q है। अगर ये चार्ज Q है तो हम जानते हैं, मान लेता हूँ कि चलो ये पॉजिटिव Q है, प्लस Q है, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालेगा, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, ठीक। अब ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है और जैसे ये बाहर जा रही है तो किसको टच कर रही है, ये मेरा किसी एरिया को टच कर रही है। जब ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और किसी एरिया को टच कर रही है, इसका मतलब ये क्या बना रही है, ये बना रही है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरीके से लिखता हूं, E × का ds और कैसा ये मेरा डॉट प्रोडक्ट। और गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है कि इसी का मेरे पास एक और फार्मूला आएगा, वो फार्मूला क्या आएगा मेरे पास, वो आएगा मेरे पास Q/epsilon0। अगर इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं,
इंटीग्रेशन ऑफ E इनटू का ds, मतलब ये कैसा हो जाएगा मेरा। अब इसको चलिए इंटीग्रेशन के फॉर्म में समझते हैं। इंटीग्रेशन कैसा, मैंने बोला मेरे पास छोटा सा एरिया इमेजिन करता हूं, तो बहुत ही छोटा सा एरिया, वो बहुत ही छोटा सा एरिया क्या होगा, मेरे पास ds होगा, और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है क्या लग रही है, E लग रही है, मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi E मैं क्या बोलूंगा, E इनटू का ds हो जाएगा। अब इसके बगल में भी ds है, इसके बगल में भी ds है, इसके बगल में भी ds है, इसके अंदर ds पूरे में जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे E कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो सिंपली ये बात कर लेना कि इंटीग्रेशन करूंगा E इनटू का ds, या E मेरा बाहर आ जाएगा तो क्या करूंगा, सारे ds का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, पूरा एरिया बना दूंगा, और पूरे एरिया क्या बन जाएगा मेरे पास, डेल्टा S बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट मैंने क्या कहलाता है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, उससे जुड़ा हुआ जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू हमेशा सिर्फ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अभी मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए, लेकिन अब हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ q से मतलब है। q का मतलब इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, और दूसरा क्या है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मतलब सिर्फ उस मीडियम से मतलब है, और दूसरा उस चार्ज से मतलब, बाकी किसी भी चीज से मतलब नहीं है। चलो अब इसके प्रूफ को समझते हैं कि यार कैसा सचमुच है कि नहीं। तो चलो हम किसी चीज को डिराइव करते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, डेरिवेशन है ना, इसको अपन डिराइव करते हैं और डिराइव करके देखते हैं। तो चलो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि इस छोटे से एरिया से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने की कोशिश करता हूँ, तो वो कितना होगा मेरे पास, वो होगा मेरे पास डेल्टा फाई E। तो डेल्टा फाई क्या समझेगा, एक तो मैं क्या ले लूँ, E ले लूँ, और दूसरा क्या ले लूँ, डेल्टा S ले लूँ, ठीक। तो ये क्या होगा, इस छोटे से सरफेस से जुड़ा हुआ वेक्टर है। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को देखोगे तो डायरेक्शन बन रहा है मेरे पास cos 0, तो cos 0 को चाहूं तो मैं लिखूं, चाहूं तो नहीं लिखूं, बात बराबर है, cos 0 मेरा 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली बन जाएगा मेरे पास E इनटू का ds बन जाएगा। ये क्या बन गया मेरे पास, डेल्टा फाई E। चलो अब मैं क्या करता हूं, पूरे एरिया से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, फाई E बोलता हूं। फाई क्या होगा, ये d फाई को सबको मैं जोड़ता चल जाऊं, तो जोड़ता चल जाऊं तो कैसे कहता हूं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई। और इसी चीज को इधर देखो तो कैसा हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ E इनटू का ds बन जाएगा मेरे पास। अब इंटीग्रेशन ऑफ E इनटू का ds बन गया। चलो इसको आगे चलकर देखते हैं ये कैसे होगा मेरे पास। चलो मैंने बोला E इनटू का ds इंटीग्रेशन का, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू E को मैं बाहर निकाल लेता हूं, E मेरा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds। चलो अब ये कैसा बन जाएगा मेरे पास, phi E इज इक्वल्स टू E। E की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू होगी मेरे पास 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q अपॉन का r स्क्वायर। r क्या है मेरे पास, r मेरे पास रेडियस है, कितना दूर है मेरे पास, ठीक है। अब चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ds, यहां पे मेरे पास क्लोज इंटीग्रेशन चल रहा है, ds सारे सरफेस को जोड़ दूंगा मैं, तो जोड़ने के बाद मेरा कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे पास 4 pi r स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 pi r स्क्वायर। अल्टीमेटली 4 pi से 4 pi मेरा कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा मेरे पास, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है मेरे पास q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हिच इज द गॉस थ्योरम। ये क्या है मेरे पास, गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम मुझे एक बात और बता रही है कि किसी भी सरफेस से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यहां मुझे इस r स्क्वायर से मतलब नहीं है, रेडियस से मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा सरफेस मैंने इमेजिन किया हुआ था, इस सरफेस के पास में अगर मैं ये वाला सरफेस इमेजिन करूं तो इसमें भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा और दूर जाता हूं, यहां इमेजिन करूं तो भी कितना बनेगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां जाऊं तो भी कितना बनेगा, q। मतलब इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मेरा वो कि रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ वो सिर्फ चार्ज से मतलब है, और दूसरा मुझे किससे मतलब है, मीडियम से मतलब है। चलो इसको थोड़ा सा और ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा होता है। मैं इसको मिटा रहा हूं, मिटा के देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं मिटाता जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो तो मैं क्या करता हूं, सेंटर पे जाना हूं। सेंटर पे गया, मैंने एक सरफेस इमेजिन किया, और इस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, किसी चार्ज के बाहर इमेजिन करते हैं, और वो सरफेस कैसा होता है, वो सरफेस हमारा 3D दुनिया का सरफेस होता है, मतलब क्लोज सरफेस होता है।
तो एक हाइपोथेटिकल सरफेस इमेजिन किया हुआ क्लोज सरफेस हम मानते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, एक चार्ज पार्टिकल के बाहर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया हुआ है। चलो थोड़ा अल्टरनेटिव और गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है, मैं यहां से फील्ड निकाल रहा हूं, ये मेरी फील्ड लाइन है, ये ढेर सारी मेरी फील्ड लाइन बनती जा रही है। ये मेरे ढेर सारी फील्ड लाइन बना रहा हूं, इसका डायरेक्शन ये बना रहा हूं, आपको समझ लीजिएगा पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है। ठीक, तो अब यहां पे जो मैं फ्लक्स निकालने की कोशिश करूंगा, फ्लक्स क्या है मेरे पास, फ्लक्स मेरा E इनटू का डेल्टा S है, E इनटू का ये बोलते हो एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, दो चीजों से मतलब है। चलो जब मैं पहले सरफेस की बात देख रहा हूं तो यहां पे क्या देख रहा हूं, यहां पे मैं देख रहा हूं कि एरिया तो मेरा छोटा है, यहां एरिया मेरा छोटा है, लेकिन जब एरिया मेरा छोटा है लेकिन दूसरी चीज देखूं, यहां पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो ज्यादा डेंस है। एरिया मेरा भले छोटा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। जब मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट केस में क्या देख रहा हूं, मैं फर्स्ट केस में देख रहा हूं कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा डेंस है, जितनी ज्यादा डेंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। पर यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाती है। पर यूनिट एरिया में मैं देख रहा हूं यहां पे जो पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इंटेंसिटी है, और लेकिन एरिया मेरा कैसा है, एरिया मेरा कम है। जब मैं दूसरे केस में देख रहा हूं, दूसरे केस में मुझे क्या दिख रहा है, ये वाले केस में यहां पे मेरा एरिया बड़ा दिख रहा है, क्या दिख रहा है मेरे को, एरिया मेरा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहां पे देख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है कमजोर हो जा रही है। तो एरिया मुझे ज्यादा मिल रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कमजोर हो जा रही है। अल्टीमेटली इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये दोनों का ही मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है मेरे पास, Q अपॉन का एप्सिलॉन नॉट ही बन रहा है। मतलब एक कंक्लूजन ये आता है, गॉस ने हमको ये बताया कि जो चार्ज पार्टिकल के बाहर में कोई भी गॉसियन सरफेस इमेजिन करूं, उस गॉसियन सरफेस पे हमेशा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको रेडियस से कोई भी मतलब नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, उसको डिस्टेंस या रेडियस से मतलब नहीं है। ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कवर होता है गॉसियन थ्योरम पे। गॉसियन थ्योरम से एक ना एक, ये गॉस थ्योरम से एक ना एक मेथड आता ही है, एक ना एक एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आता ही है, ऐसा कोई ना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता ही है। तो इस वीडियो को अच्छे से समझो, इस वीडियो को अगर समझ में आ गया है तो लाइक करो, जो भी डाउट है कोई भी चीज पूछना है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वैसे मैसेज करके पूछो कि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।